तो दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस बस आ ही गई है। तो आज हम करेंगे प्रिडिक्शन सारे मैचेस की, लेकिन पहले जो इस हफ्ते की सारी अपडेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं केरियन क्रॉस के साथ। बंदे की पॉपुलैरिटी ने फाइनली WWE को फोर्स कर दिया कि वो उनका इन रिंग कमबैक करवाएं। उनको 1 साल बाद आखिरकार PLE में मैच मिल गया है, क्योंकि AJ स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच कैंसिल हो गया है। तो अब 2 मैचेस तो ऐड हो गए हैं, केरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का और रिकेल रोड्रिगस और रिया रिप्ली के बीच में। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई मुझे दोस्तों, PLE का नाम है नाइट ऑफ चैंपियंस। पहले इस PLE पे हर मैच या तो चैंपियनशिप का होता था या फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच होता था। उस पूरी थीम पे इस PLE को बनाया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चैंपियनशिप के मैचेस हैं। तो इसका नाम नाइट ऑफ चैंपियन क्यों रखा है? नाइट ऑफ 2 चैंपियन रखना था ना। गंदा जोक है लेकिन हंस लेना। वही केरियन क्रॉस फैंस को थैंक्स करते भी नजर आए सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी उनकी क्या स्टोरी लाइन होगी, क्या चीजें चलेंगी, इसकी बात करेंगे हम प्रेडिक्शन में। बाकी सऊदी में होगा कि नहीं नाइट ऑफ चैंपियंस, ये पिछले हफ्ते की बड़ी न्यूज रही थी। देखिए पहले मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। मैप में आप देख सकते हो किंगडम अरीना, यहाँ पे होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस का इवेंट। दूसरी तरफ आप देख सकते हो ईरान, और ये चीज भी देख सकते हो कि ये कितना पास है उस इवेंट की जगह से। तो USA और ईरान का जो बैटल चल रहा है उसकी वजह से ये जगह कितनी अनसेफ बन जाती है। रिसेंटली कतर का एयरबेस तो बंद भी कर दिया गया था, और उस टाइम पे 5 WWE के स्टाफ सऊदी के लिए एक कनेक्टेड फ्लाइट दे रहे थे, तो वो अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाते और कतर में ही अटक जाते हैं। तो दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा है, और हर अमेरिकन ईरान के लिए एक दुश्मन है। लेकिन अगर TKO सऊदी में इवेंट नहीं करवाती तो TKO को 50 बिलियन का नुकसान हो जाता। अब आप सोचो, जो कंपनी 1-2 मिलियन के लिए सुपरस्टार्स को रिलीज करती फिर रही है, वो कंपनी के बिजनेसमैन 50 मिलियन का लॉस झेलेंगे क्या? इसीलिए वो इस टॉपिक के बारे में ना बोलते हुए सुपरस्टार्स की जान की बाजी लगा के उनको सऊदी की टिकट देके फ्लाइट में बिठा के उनको रवाना कर दिया कि तुम अपना देखो, हमारे 50 मिलियन नहीं डूबने चाहिए। बैक स्टेज तो काफी ज्यादा डर का माहौल है सुपरस्टार्स के अंदर, और सुपरस्टार्स को तो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन भी नहीं मिल रही इतनी रिस्की जगह जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ TKO ने तो कमीशन पक्का ले ली होगी इतनी रिस्की जगह पे इवेंट करवाने के लिए। साथ ही ये भी बात चल रही है कि 2-2 रेसलमेनिया करवाई जाएंगी 1 साल के अंदर। एक रेसलमेनिया USA में करवाई जाएगी, एक रेसलमेनिया सऊदी में करवाई जाएगी। अभी तो इसके ऊपर रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं मुझे लगता है TKO वाले वो भी करके ही मानेंगे। वहीं दोस्तों WWE एक नया शो भी लाने वाली है, WWE लेट नाइट। अब इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जब इतने सारे शोज चल रहे हैं तो एक और शो लेके आना क्या सही होगा? वही स्टोन कोल्ड को लेके भी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। स्टोन कोल्ड बोलते नजर आया कि वो अपनी कोहनी और घुटनों को जोड़ के फिर से एक और मैच करने के लिए तैयार हैं। फैंस चाहते हैं कि उनका एक ड्रीम मैच हो जाए CM पंक के साथ में, लेकिन मैं नहीं चाहता दोस्तों। अरे अंकल क्यों परेशान हो रहे हो? घर पे बैठो, आराम से खाओ पियो, ऐश करो। अब इन सब लोगों की ये हरकतें देख के मैं तो रेसलिंग रिटायरमेंट को एक मजाक मानता हूँ। मुझे तो लगता है कल को जॉन सीना भी आके यही कहने वाले हैं, यू कांट सी मी, आज चल मैच कर लेते हैं। वहीं दोस्तों WWE का फैनेटिक फेस्ट हुआ था, वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ। ये एक फेस्ट था जहाँ पे सारे WWE के सुपरस्टार्स प्रेजेंट थे। साथ ही में WWE ने समर स्लैम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहीं कर दी। की हाईलाइट इवेंट की ये होते हैं जब सेथ CM पंक से भिड़ते हैं। WWE पूरी कोशिश कर रही है कि इन लोगों की राइवलरी को आगे खींचा जाए, लेकिन क्या फैंस सच में इनका एक और मैच देखना भी चाहते हैं? वही रॉलिंस जॉन सीना के सामने भी आते हैं और अपना मनी इन द बैंक कैश इन को टीज इन करते हैं। साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि पॉल हेमन को अब वाइज मैन नहीं कहा जाएगा। अब पॉल हेमन का नया नाम लेके आया जा रहा है, और वो है द ओरेकल। इसका मतलब है जो बंदा एक संदेशा देता है या एडवाइस देता है भगवान की। अब यहाँ पे भगवान कौन है? सेथ रॉलिंस, और उनका ओरेकल कौन है? पॉल हेमन। वही केविन ओवेंस भी उस फेस्ट में नजर आते हैं, और वो एक फनी कमेंट भी करते हैं कि एल ग्रांडे और कोई नहीं अलाइस है। रिसेंटली उनका एक कोडी रोड्स के साथ पॉडकास्ट आया है, उसमें उन्होंने अपनी इंजरी के बारे में डिटेल से बताया कि उनकी जो नेक की इंजरी है उसके बारे में डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो जितना नेचुरली हील हो जाए उसको पहले उतना नेचुरली हील किया जाए, और अब जुलाई के अंदर उनका ऑपरेशन होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो रिटर्न कब कर सकते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि 1-2 हफ्ते से उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और वो जल्दी चाहते हैं कि ऑपरेशन उनका हो जाए। साथ ही दोस्तों पॉडकास्ट के दौरान कोडी रोड्स केविन ओवेंस को विंग्ड ईगल चैंपियनशिप भी गिफ्ट कर देते हैं। जो चैंपियनशिप उनकी स्टोरी लाइन का पार्ट बनी थी, वही रियल चैंपियनशिप वो उनको गिफ्ट करते हैं। वहीं उसके बाद दोस्तों रिसेंट फिजिक की फोटो निकल के आई है बटिस्टा की। बंदा फिट नजर आ रहा है, और मार्कस फिनिक्स का रोल करने वाले हैं वो गियर्स ऑफ वॉर मूवी में। अभी ऑफिशियली ये चीज अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही होने वाली है। वहीं दोस्तों कुछ मेजर सुपरस्टार्स की अपडेट के बारे में बात करें तो कई फैंस बोल रहे हैं कि मोटर सिटी मशीन गन्स ने गलती कर दी WWE का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, क्योंकि WWE ने पहले तो उनको अच्छा पुश दिया, लेकिन अब उनको एक जॉबर सा बना दिया है। उनको
WWE और AEW का कॉन्ट्रैक्ट साथ में ही मिला था और मोटर सिटी ने WWE में आने का डिसीजन बनाया। हालांकि AEW का प्लान था उनको यंग बक्स के अगेंस्ट खड़ा करने का। मैं बता दूं यंग बक्स उनकी टॉप टायर की टैग टीम है, तो अब उन्होंने सही किया कि गलत वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए स्मैकडाउन के टैग टीम डिवीजन में दम तो बहुत है, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन अभी सही से हो नहीं रहा है। ऊपर से व्हाइट सिक्स को घुसा के तो और ज्यादा कबाड़ा करने की कोशिश करी है WWE। भाई ड्रू मैकिंटायर कहाँ है, इसके ऊपर भी अपडेट्स निकल के आई हैं। रिसेंटली WWE ने कोई बड़े प्लान्स नहीं बना रखे ड्रू मैकिंटायर के लिए। ड्रू एक ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर छोटा मोटा टाइटल सूट ही नहीं करता, वो बड़े वर्ल्ड टाइटल या किसी बड़ी स्टोरी लाइन का पार्ट हो वही उनपे सूट करता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनका ब्रेक लेना ही सही है। एक अच्छा रिटर्न अगर उनका समर स्लैम में हो जाए तो वो उनको एक अच्छा पुश भी देगा। वहीं दोस्तों केविन नैश LA नाइट की तारीफ करते नजर आए। केविन नैश बोलते हैं कि LA नाइट के अंदर पूरी क्वालिटी है एक वर्ल्ड टाइटल जीतने की। क्राउड उनके साथ भी रहता है, तो पता नहीं क्यों उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। देखिए LA नाइट को US टाइटल जितवाया गया था, लेकिन वहाँ पे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए। एज अ बेबी फेस मुझे नहीं लगता कि LA नाइट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जितना ज्यादा अच्छा वो एज अ हील कर सकते हैं, पूरी तरह हील नहीं, रॉक की तरह हील अगर वो बन जाएं, लोगों को डिस करें, किसी को भी कहीं पे भी अटैक कर दें और कुछ भी बोल दें। उनका सैवेज माइक वर्क वैसे भी सबको अच्छा ही लगता है, तो अगर वो उस पर्सोना को कैरी करते हैं तो वो एक अच्छा टाइटल रन दे सकते हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए भी। और वहीं दोस्तों दो बड़े सुपरस्टार्स और हो गए इंजर्ड, चैड गेबल और एल ग्रांडे अमेरिकानो। अब उस बंदे से लगातार 3 दिन तक काम करवाओगे, उसको मैचेस करवाओगे तो वो इंजर्ड होगा ही। वहीं दोस्तों कोडी रोड्स का हील टर्न कब होगा, इसके ऊपर कोडी रोड्स ने ही जवाब दे दिया। उनका कहना है कि 3 साल के बाद में वो इस बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी हील टर्न नहीं करेंगे, लेकिन 3 साल का भी टाइम और लगने वाला है कोडी रोड्स के हील टर्न में। साथ ही वो ये बताते हो कि उनके बाल का नेचुरल कलर ब्लैक है और वो भी चाहते हैं कि हील टर्न के टाइम वो अपने ब्लैक कलर के बाल ही यूज करें, क्योंकि हर 15 दिन में ये कलर लगा लगा के उनके बाल की तो ऐसी तैसी हो गई है। वहीं दोस्तों गोल्डबर्ग के लिए इस रॉ के बाद में और ज्यादा फैंस में हेट बढ़ गया, क्योंकि कोई अच्छा रीजन वो नहीं दे पाए गुंथर के साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच करने का। ये हेट खासकर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जे उसो से चैंपियनशिप ली गई है गोल्डबर्ग के साथ में चैंपियनशिप मैच करवाने के लिए। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि गुंथर के साथ में एक और फ्यूड जे उसो का हो सकता है। भैया मैं तो ये फ्यूड देख देख के थक गया हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फ्यूड फिर से हो। हालांकि न्यू डे और उसो ब्रदर्स के बीच में भी एक कहानी चल रही है, तो हो सकता है वो भी पॉसिबल हो जाए। चलिए दोस्तों, तो ये थी लास्ट वीक की सारी अपडेट्स। अब करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शंस। सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, स्केड्यूल बता देता हूँ। शो इस बार सऊदी में हो रहा है, तो ऑब्वियसली 4:30 बजे सुबह नहीं उठना है आपको, बल्कि 28 जून सैटरडे को रात को 10:30 बजे शो स्टार्ट होगा। जिसके पास सब्सक्रिप्शन है वो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लिंक भेज दूंगा। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। रेया रिप्ली वर्सेस रिकेल रोड्रिगेज स्ट्रीट फाइट मैच। देखिए ये मैच एंड मोमेंट पे बनाया गया है क्योंकि डोमिनिक इंजर्ड हो गए थे, तो इस मैच के अंदर कौन जीतेगा बिना स्टोरी के बताना तो तुक्का ही है। लेकिन मेरे हिसाब से मैच को रिकेल जीतने वाली है रॉक्सेन की मदद से, और तभी रिकेल जो दूसरा टाइटल है वो रॉक्सेन को दे देंगी, और नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइनली एक चैंपियन बनता हमको नजर आएगा। साथ ही वहाँ पे रिया रिप्ली पे मैच के बाद में भी अटैक हो सकता है, और निकी बेला वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आ सकती है और एक टैग टीम फॉर्म कर सकती है। फिर एवोल्यूशन PLE पे इनका टैग टीम मैच करवाया जा सकता है, क्योंकि पहले से प्लान था निकी बेला और लिव मॉर्गन के बीच में कोई स्टोरी फॉर्म करने का। अब लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई तो रिकेल और रॉक्सेन इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकती हैं। बाकी इस मैच को मेरे हिसाब से जीतने वाली है रिकेल रोड्रिगेज। सैमी ज़ेन वर्सेस केरियन क्रॉस सिंगल्स मैच। सो दोस्तों ये मैच जितना इजी नजर आ रहा है उतना होने नहीं वाला। पहले तो फैंस की वजह से केरियन क्रॉस को यह मौका मिला है। क्रॉस का बैक स्टेज वर्क तो काफी अच्छा होता है, लेकिन इन रिंग वर्क इतना खास नजर नहीं आता। पहले तो उनको यही चीज यहाँ पे प्रूव करनी है। साथ ही मैच में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है जहाँ सैमी ज़ेन जीत के लिए डेस्परेट हो जाए और कोई चीटिंग कर दे या कोई नेगेटिव मूव कर दे, और केरियन क्रॉस का असली मिशन तो वही है कि सैमी ज़ेन का हील टर्न करवाएं। तो वो मैच में जीतने नहीं, अपने मिशन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मैच तो सैमी ज़ेन ही जीतेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक अच्छी कहानी बिल्ड होने वाली है इन दोनों के बीच में। जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। तो दोस्तों इस मैच को और ज्यादा इमोशनल बनाया जा सकता था, इस स्टोरी को और ज्यादा पर्सनल बनाया जा सकता था। मैच तो इन दोनों के बीच में होना ही था, आज नहीं तो कल, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकती थी WWE, ऐसा मेरे को फील होता है। हालांकि मैच की बात कर तो मैच को तो जेकब फाटू ही जीतने वाले हैं, ताकि सोलो को लगे कि जेकब को हराने के लिए हम दो बंदे काफी नहीं हैं, और वहाँ पे या तो रिटर्न हो सकता है टोंगा ब्रदर्स का, या फिर हिकुलियो को वो टीम के अंदर ऐड कर सकते हैं, और समर स्लैम के अंदर हमको इस स्टोरी का एक बेटर वर्जन देखने को मिलेगा। साथ ही सोलो सिकोआ वहाँ पे US टाइटल को भी जीत सकते हैं। हालांकि नाइट ऑफ चैंपियंस में जेकब फाटू अपने टाइटल को रिटेन करने वाले हैं। आस्का वर्सेस जेड कारगिल क्वीन
ऑफ द रिंग फाइनल। हाँ, ये मैच तो दोनों ही चैंपियंस की डायरेक्शंस में जाता है। एक तरफ जेड कारगिल इसको जीत के टिप्पणी के साथ में मैच ले सकती हैं, दूसरी तरफ आस्का और इयो स्काई का जापानीज वर्सेस जापानीज वाला मैच तो है ही। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है जेड कारगिल क्वीन ऑफ द रिंग बन सकती हैं, क्योंकि फिर उनका एक समर स्लैम के अंदर मैच हो सकता है टिप्पणी के साथ में, और उस मैच में नियोमी कैश इन कर सकती है और पहली फीमेल बन सकती है जिनका कैश इन अनसक्सेसफुल हो। क्योंकि अगर उनका कैश इन अनसक्सेसफुल होता है तो जेड कारगिल एक ही दिन में दो बंदियों को हरा के बहुत अच्छा पुश ले लेंगी। WWE पूरी कोशिश कर रही है जेड कारगिल और बियंका बेलेर को एक लेवल पे लाने की, उसके बाद ही इनका रेसलमेनिया के अंदर एक बड़ा मैच बनाया जा सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए जेड कारगिल इस मैच को जीतने वाली हैं। कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन किंग ऑफ द रिंग फाइनल। ओके, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन दो दोस्तों के बीच का ये मैच, एक्चुअली ये एक शुरुआत है इन दोनों की राइवलरी की। सिर्फ किंग ऑफ द रिंग का विनर यहाँ पे डिसाइड नहीं होने वाला है, यहाँ पे इन दोनों की राइवलरी की शुरुआत भी होने वाली है। हालांकि इस मैच को कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं ये तो तय है, लेकिन ऑर्टन हार के जल के हील टर्न कर सकते हैं, क्योंकि समर स्लैम के अंदर अगर कोडी रोड्स को हरवाना है तो कोई ना कोई बंदा तो इंटरफेयर करने को चाहिए ही। सब सोच रहे होंगे कि समर स्लैम के मैच के अंदर कोडी रोड्स के साथ में रैंडी ऑर्टन होंगे, लेकिन शॉकिंग चीज वहाँ ये होगी कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स पे टर्न कर देंगे, क्योंकि सिर्फ एक यही बड़ा तरीका है जॉन सीना से हरवाने का कोडी रोड्स को। बाकी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट पे वापस आए तो किंग कोडी रोड्स हमको नजर आने वाले हैं। जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच। तो दोस्तों जॉन सीना के पाइप बॉम्ब प्रोमो के बाद में सब बदल गया है। जो जॉन सीना WWE को रुइन कर रहे थे अब उन्होंने WWE में जान डाल दी है। जॉन सीना ने फैनेटिक फेस्ट में ही क्लियर कर दिया है कि अब वो फैंस के हिसाब से चलने वाले हैं, जो फैंस बोलेंगे बस क्रिएट करेंगे वही होने लगेगा। जैसे फैंस सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना चाहते थे वो भी उनको मिल गया, ऐसे ही फैंस अब जो भी नेक्स्ट चाहेंगे वो उनको मिल जाएगा। अब जॉन सीना अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं, अब फैंस उनकी कहानी लिख रहे हैं। तो जॉन सीना का अब यहाँ से धीरे धीरे फेस टर्न होने वाला है। अब ऐसे मूवमेंट पे उनसे टाइटल ले लेना बड़ा ही खराब होगा। दूसरी तरफ है सीएम पंक जो काफी बार टाइटल तक पहुंचते पहुंचते रह गए हैं। अब उनको हरवाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा आ सकता है, वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर ब्रीफकेस लेके आएंगे। समहाउ किसी ना किसी तरीके से सीएम पंक डिस्ट्रैक्ट होंगे और जॉन सीना उस मोमेंट का फायदा उठा के मैच को निकाल लेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस मैच के विनर बनने वाले हैं जॉन सीना। और दोस्तों अब मैंने कर दी है सारी प्रेडिक्शन, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रेडिक्शंस कर दे सारे मैचेस के। इस बार मैं रैंडम विनर पिक करने वाला हूँ और उनको मिलेगा एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।